जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स के सत्र पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज मेरे प्रिय साथियों, हम 28 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, एक सकारात्मकता के साथ होती है, जिसपे हमें बल देना अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए लेखक क्या कह रहे हैं पढ़ते हैं। तुम्हारी मेहनत वो दीपक है जो अंधकार से टकरा कर ही रोशनी फैलाता है। मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा, आपका परिश्रम, आपका जो मेहनत है, आपका जो अभी वर्तमान में आप जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना आप गेन कर रहे हैं, वो कभी जाया नहीं जाएगा। इस बात को आप ठान के रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस ज्ञान का आपको फायदा मिलना ही है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, पूरे बल के साथ करें और अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अग्रसर रहिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, और मैं हमेशा बोलता हूं कि रोज प्लानिंग करना है। आज 28 तारीख है। आज अगर आप प्लानिंग कर लेंगे 29 तारीख की, तो 29 तारीख की जितनी चीज़ें आप प्लान करेंगे, लाइक आपको जीएस पढ़ना है, जीएस के पोर्शन में आपको मान के चलो हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, उस सारे पोर्शन को जो है आप मेरे प्रिय साथियों पहले से प्लान कर लें। और प्लान करने के बाद जब नेक्स्ट डे आए, मतलब आज 28 को अगर आप प्रिपरेशन करेंगे या प्लानिंग करेंगे, तो 29 तारीख को 29 दिसंबर को आप पूरी तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में पूरा दम लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर जी को। ठीक है, ये हमारे भारत के लिए, भारत के पूर्व न्यायमूर्ति रहे, मतलब पूर्व जस्टिस रहे, उनको बनाया गया है। तो यामिनी ने सही आंसर दिया है, जस्टिस मदन बी लोकुर, वेरी गुड। कल्याण साहू ने जवाब दिया है, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर 19 दिसंबर 2024 को भेजे गए पत्र में से इस नियुक्ति की पुष्टि की गई है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, मतलब इस आंसर से पता चलता है कि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसको आप पढ़ते भी हो और साथ ही साथ रिवाइज भी करते हो और साथ ही साथ जो है आप उसको ध्यान में रखते हो। वेरी गुड। शशि टंडन, जस्टिस मदन बी लोकुर, वेरी गुड। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? आज के दिन मनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम जी के द्वारा इसे 1885 में 28 दिसंबर 1885 में बनाया गया था। एक्चुअली में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी। अब मेरे प्रिय साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? एक मतलब कहा जा सकता है कि मन में सवाल, मन में कौतूहल, छात्र जीवन का तो एक मतलब सामान्य सा व्यवहार है कि आखिरकार क्यों। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों की एक सेफ्टी वॉल की पॉलिसी के तहत जो है अंग्रेजों ने इसे बनाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी, भारतीय मतलब जो नागरिक थे, उनके अंदर में स्वतंत्रता की भावना 1857 की क्रांति और उससे पहले भी जो है अच्छी तरह से समा गई थी। भारतीय ये जान गए थे कि हम कभी ना कभी आज़ाद हो जाएंगे और हमको जो है न्याय मिल जाएगा, हम अपने स्वतंत्र देश में निवास कर सकते हैं, अपनी नीति रणनीति, अपनी सारी चीज़ें जो है डेवलप कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए अंग्रेज जो है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। बाद में इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल
और जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, इन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी नीति, अपने मतलब कहा जा सकता है अपने एफर्ट से इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल की पॉलिसी से हट के जो है एक स्वतंत्रता के लिए समर्पित एक संस्था बना ली, एक पार्टी बना ली और उसी पार्टी ने जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। सिर्फ उसी ने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे संगठन भी रहे हैं जो कि प्रॉपर कार्य किए हैं, लेकिन एक ये बड़ी और व्यापक संस्था थी, इसीलिए इसका नाम उजागर रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस जो है 28 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है 28 दिसंबर 1885 में इसका बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चले। और पहले इसमें व्यवहार कैसा होता था पता है? एक्चुअल में अंग्रेजों ने इसको पत्र व्यवहारिता का एक साधन बनाया था। आसान भाषा में समझें तो ये INS जो है, इंडियन नेशनल ANC जो है, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पत्र व्यवहारिता पे ही सिर्फ कार्य करती थी, है ना। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, वो मोतीलाल नेहरू जी जो थे, वो इसका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, आप आधुनिक भारत के इतिहास में आपको अरविंद सर पढ़ाएंगे या आपके मन में डाउट आएगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और अपने पिताजी की ही खिलाफत, या कहा जा सकता है कि अपने पिताजी की का ही विरोध जो है वो डायरेक्टली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते थे कि ये जो है सही नहीं है ना। चलो, तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। वे किस राजनीतिक दल से थे? तो मेरे प्रिय साथियों, 26 दिसंबर एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है भारत को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, गवर्नर रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, श्री मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हो गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। तो ये दोनों कवर हो गया आपका। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 13वें प्रधानमंत्री थे, है ना। एक अर्थशास्त्री थे जो कि मैंने बताया, 92 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पे हम जो है नज़र डाल लेते हैं। जैसे 1957 से 1965 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के शिक्षक रहे। क्या बात है, शिक्षक थे पहले। 1969 से 71 तक जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दिल्ली मानद प्रोफेसर रहे 1976 में। वैसे ही इनका जीवन जो है देख सकते हो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे 85 से 87 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे 82 से 85 तक। 91 से नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री थे। असम के राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। दूसरी बार राज्यसभा सदस्य 95 में हुए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर रहे 96 में। 99 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने लेकिन हार गए थे। 2001 में तीसरी बार राज्यसभा सदस्य में सदन के विपक्षी नेता बने। भारत के प्रधानमंत्री बने 2004 में। तो मेरे प्रिय साथियों, इतनी सारी इनकी उपलब्धियां हैं। अब इनकी और उपलब्धियों की ओर नजर डालें तो पद्म विभूषण मिला है इन्हें 1987 में। सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे हैं 2002 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिला है इन्हें। 93-94 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार मिला है। वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार 94 में मिला है। 95 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एडम स्मिथ पुरस्कार दिया जा चुका है। बहुत सारे इनके पुरस्कार इन्हें प्रदान किए जा चुके हैं। इनका निधन हो गया और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। चलो, विश्व स्तर पर भारत के समुद्री प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए, वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिपिंग उद्योग में विभिन्न सुधार लाने के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक प्रस्तावित कर दिया गया है या प्रस्तावित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, मर्चेंट शिपिंग विधेयक और कोस्टल शिपिंग विधेयक, ये दोनों जो है इस विधेयक को पारित किया गया है ना, वर्तमान में संसद में। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वैश्विक स्तर पर समुद्री प्रतिस्पर्धा मजबूत होती जा रही है। इसको देखते हुए जो 1958 का प्रावधान था, मर्चेंट शिपिंग यार्ड अधिनियम, इसकी जगह लेगा नया वाला कौन सा, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024।
क्यों लाया गया है? जो अनावश्यक प्रक्रिया है, ठीक है, और बहुत सारे कहा जा सकता है नौकरशाही बाधाएं आएंगी, उन सभी चीज़ों को क्या करना, सुसंगत करना, बेहतर करना, और जो आयात निर्यात से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है समुद्री मार्ग से, उन सभी को बेहतर और सुदृढ़ बनाना मुख्य उद्देश्य है इसका, ठीक है। अगर हम तटीय नौवाहक विधेयक की बात करें 2024 में, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे लाइसेंस अच्छी तरह से जो है मतलब बना है कि नहीं बना है किसी का, या किसी के पास है या नहीं है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या इसे ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, मतलब कि आपका हमारा भारत का तट है, तट से 200 नॉटिकल मील तक के का क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है ना। तो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र के एरिया में विकास करना, आसपास के देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करके किन किन योजनाओं को लागू किया जा सकता है, किन किन योजनाओं के तहत कार्य किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को जो है बेहतर बनाने का ये दोनों विधेयक का कार्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में गूगल डीप माइंड ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जैनकास्ट का अनावरण किया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैनकास्ट जो है ना मेरे प्रिय साथियों, ये मौसम पूर्वानुमान का काम करेगा। अब आपको जैसे गूगल वेदर में सारी चीज़ें पता चल जाती थी, उससे और सटीक, उससे और मतलब कहा जाता है, क्या सकता है इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्यूरेट जो है आपको इसमें मौसम का ज्ञान या मौसम की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा माना गया है कि 98 टू 99% के बीच में जो है ये करेक्ट आपको सॉल्यूशन प्रदान करेगा। जैनकास्ट सारी डिटेलिंग रख दी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला है प्रश्न हमारा, हाल ही में जमीनी स्तर पर, जमीनी है यार, जमीनी नहीं है, जमीनी होता है वो, क्या होता है, जमीनी स्तर पर सुशासन को स्थायी सशक्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? चलो आओ देखते हैं। विकास पंचायत कर्मयोगी इस प्रोग्राम के तहत मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सुशासन दिवस का 100वां वर्ष था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को। इसमें एक थीम मैंने आप लोगों को बताया था, प्रशासन गांव की ओर। इसी उद्देश्य को देखते हुए, समझते हुए, परखते हुए गांव के प्रशासन को बेहतर या सुदृढ़ बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, जो कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया जाएगा। और पंचायती राज संस्थाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 73वां संविधान संशोधन यहाँ दिखाई देगा आपको। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है नींव रखी गई थी, और संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि जिसमें भाग 9 को भी जोड़ा गया था, मतलब भाग 9 को जोड़ा गया था। इसी पंचायती राज को बनाने के लिए बहुत सारी समितियां थी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति, GV.K. राव समिति। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पंचायती राज जो है वो हमारे आदरणीय सम्माननीय महात्मा गांधी जी का सपना रहा है, जो कि जिनका हमेशा टकराव जो है भीमराव अंबेडकर साहब के साथ होता रहता था, ठीक है। अगर पुस्तक पढ़ने के आदी होगे तो वो सब कहानी पता होगी। तो इसका निर्माण किया गया था। अब इसका निर्माण किया गया है, संचालन हो रहा है, अपितु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है, उसके बाद पंचायती चुनाव होगा। तो इस समय ही सारी तरीके से प्रशासन की अच्छी तरह से सुदृढ़ता, या कहा जा सकता है कि उसके एग्जीक्यूशंस को बेहतर बनाने का ये संकल्पना लिया गया है ना। तो आप इसे इस प्रकार से आकलित कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो 29 विषयों पर कार्य करती है कौन, पंचायती राज, कृषि का विस्तार, महिला एवं बाल कल्याण, मछली पालन, है ना। 29 ऐसा पूछा जाता है, ये वाला 29 विषयों पर कार्य करती है 11वीं अनुसूची पे उपस्थित पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। चलो इसमें 29 विषय है, ठीक। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है?
अरुणिस अरुणिस चावला जी को, अरुणिस चावला जो है वो वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव बने हैं। अब इनका काम रहेगा सारा जो है डाटा एनालिसिस, डाटा में सुधार, बेहतर तरीके से जो है अपनी मतलब कहा जा सकता है वित्त विभाग के सारे गणनाओं को संचालित करेंगे। अगर इनके अनुभव की बात करें तो काफ़ी अच्छा अनुभव है। वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के संयुक्त सचिव रहे हैं। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में मंत्री के रूप में मतलब आर्थिक मामलों के मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। बहुत सारे इनका एक्सपीरियंस है, तो याद रखिएगा इनका नाम अरुणिस चावला 1992 के IAS अधिकारी हैं। ठीक है। हाल ही में चीन ने तिब्बत में किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण कर दिया है? मेरे प्यारे साथियों लिख लो, प्रश्न पूछेगा परीक्षा में। कौन सी नदी में रखा गया है मालूम है? इसका नाम है नदी का यारलुंग सांगपो। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, या यारलुंग जांगबो भी कहा जाता है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। चीन ने इसकी जो है पूरी पुष्टि कर दी है। चीन ने 137 बिलियन डॉलर खर्च करके जो है इसको बनाएगा, जो कि जिसकी हाइट जो है लगभग 25,154 फीट ऊंचा है। ठीक है। और ये भूकंप वाले क्षेत्र में है, तो इसीलिए ये भूकंप रोधी होगा, मतलब भूकंप से ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो गुरुत्वीय बांध भी कहा जा सकता है जिसे, है ना। तो इसकी स्थापना होगी। भारत और इसके बीच में कहा जा सकता है ट्रांस बॉर्डर में ये एक खलल रहेगा। लेकिन देखो भारत सरकार क्या बोलती है, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। क्लियर है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो, पूर्ववर्ती नदी, कल बढ़ाया था ना। ठीक है। चलो बाकी ज्योग्राफी की क्लास देखो, उसमें अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जीएस की क्लासेस सब इंस्पेक्टर का जो बैच चल रहा है, दरोगा बैच, उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों उसका जीएस जो आप अभी पढ़ लेंगे तो आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। कंटेंट ऐसा बनाया जा रहा है ताकि आपके व्यापम, चाहे आपका वनडे एग्जाम कोई सा भी हो, एसएससी वगैरह, सब में काम आएगा आपके। ठीक है। चलो तो फटाक से उसमें वहां पर पहुंचो और उस क्लास को सबको कवर करो। क्लियर। चलो, निम्नलिखित में से किस पक्षी को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है? क्या नाम है इस पक्षी का? तो इस पक्षी का नाम है बॉल्ड ईगल। ठीक है। बॉल्ड ईगल जो है वो आपका क्या बन गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। जो बाइडेन जी आ गए हैं, अब राष्ट्रीय पक्षी अभी बना है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ये जो है नामित करेंगे, तो कंसिस्टेंट रहें आप, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये रहा बाल्ड ईगल। ठीक है। ऐसा दिखता है। इसे क्या बना दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी। चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है। और मैंने बताया था कि भारत की प्रायद्वीपीय नदी और हिमालयी बहुत 14 नदियों पर जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है। चलो, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय दुनिया भर में आगंतुकों के लिए खुल गया है। मतलब जैन धर्म से संबंधित अभय प्रभावन नाम है इसका। ठीक है। 200 करोड़ के आसपास की लागत से बना है। 86वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बैडमिंटन किसने जीता है? तो एम रघु और देविका सिहाग। ठीक है। चलो भैया एला पढ़ाने पहले। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप शुभारंभ किया गया है। कोइमा नाम की मछली मिली है पूर्वी घाट में, जो कि नई मछली प्रजाति है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी जो है वो दोनों जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें बनाया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कुवैत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? चलो फटाफट बताओ, एकदम आसान सा आंसर है। ठीक है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।